Hello everyone. I'm sure all of you know about this Hindenburg research, and this is a hot topic these days. Everybody is talking about Adani shares and the impact of Hindenburg research on Adani. So this is a hot current topic of VAT also or interview also. So as you're going to appear in many interviews, they can ask certain questions from this particular aspect or area. So you should know each and everything about Hindenburg research and the impact on Adani shares. So my name is Lokesh Agarwal, guys. In this video, we are going to discuss, or I'm going to present all the major points of the 100-page report which they have given about Adani. So I'm sure after looking at the video till the end, I'm sure all your doubts or all your points will be clear. So let's begin this video. And before coming to the point, let's see the impact of Hindenburg report in the 7-day or 8-day period. The research report came on 24th of January, and from 24th of January till 3rd of February today, the impact is huge, guys. As they expected, the impact is huge. I tell you some of the points. The impact on 17th of January, the total worth of Adani himself, he was in the second position, and उनके जो नेटवर्थ थी, it was 124 billion dollar, and now he has moved to 21st rank, guys. From second to 21st rank, within, that is, I'm talking about the 3rd Feb or 2nd Feb, you can say. Now he has moved to 21st rank, and his worth has become 61.3 billion dollar, almost half, less than half even. तो एक रिपोर्ट के आने से बहुत तगड़ा इनको नुकसान हुआ है. उनका खुद का वर्थ हाफ हो गया. बिसाइड्स दैट, अगर हम अदानी ग्रुप के मार्केट कैप की बात करें, कि पूरे ग्रुप की कंपनी की बात करें, इंडियन मार्केट में जो इनका मार्केट कैप था अदानी ग्रुप का, उसकी जो वैल्यू थी, इट वाज 19.2 लाख करोड़, राइट, बिफोर द रिपोर्ट केम. एंड आफ्टर रिपोर्ट केम द वैल्यू, ये मैं सिर्फ सेकंड फेब तक की बात कर रहा हूँ. आज और डाउन है मार्केट, इनके शेयर्स काफी और डाउन है, तो ये मैं कल तक का बता रहा हूँ आपको. दैट इज 10.5 लाख करोड़. तो आज और मतलब हाफ मान के चलो ये भी. तो टोटल जो वैल्यूएशन है, मार्केट कैप जो अदानी ग्रुप का, पूरे ग्रुप का मार्केट कैप है, वो भी काफी डाउन है, ऑलमोस्ट हाफ, जैसा इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इस रिपोर्ट के आने के बाद 80-90% भी शेयर डाउन हो सकते हैं. और जो इनका एफपीओ था वो इनको वापस लेना पड़ गया. 20,000 करोड़ का जो एफपीओ था इनका, वो फुली सब्सक्राइब हो गया था, क्योंकि कुछ एचएनआईज ने, कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने इनके पूरे शेयर खरीद लिए थे, जिसमें इंडिविजुअल ने नहीं खरीदा था, रिटेल इन्वेस्टर ने नहीं खरीदा था. तो पूरा जो इनका भरा था एफपीओ, वो अंबानी ने खरीदे थे, सुनील भारती मित्तल ने खरीदे थे. तो जो इनके ग्रुप है, मतलब बेसिकली बड़े बड़े लोगों का, कॉर्पोरेट्स का, उन्होंने मिलकर इनका एफपीओ खरीद लिया था. इशू प्राइस थी 3112 पे इनका आना था, और इन्होंने वो विड्रॉ करना पड़ा इनको, क्योंकि ये नहीं चाह रहे थे कि बाकियों का लॉस हो. तो अब ये जो पैसा आने वाला था 20,000 करोड़, ये तो नहीं आ रहा है इनकी किटी में. तो आई डो नॉट नो कि ये जो इनके प्लान थे कि हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट अभी और भी आने वाला है. अब उस पैसे को कहाँ से फुलफिल करेंगे, वी डू नॉट नो राइट नाउ. तो ये इनको विड्रॉ करना पड़ा. अभी जो प्राइस है अदानी एंटरप्राइजेस की, 3112 पे आया था, एंड नाउ इट इज ऑलमोस्ट 1000. तो 1/3 रह गया प्राइस. तो जो लोग इन्वेस्ट करते उस समय, उनको काफी लॉस होने वाला था, इसीलिए हमने विड्रॉ कर लिया कि हम नहीं चाहते कि बाकी लोगों का लॉस हो. बिसाइड्स दैट, जब थोड़ा मार्केट, बजट आया, बजट वाले दिन थोड़ा मार्केट ऊपर था, लेकिन क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आ गई. क्रेडिट स्विस ने बोला कि भैया, इनके जो बॉन्ड है उनकी वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो. कॉर्पोरेट बॉन्ड की उन्होंने वैल्यू दे दी जीरो, कि हम उसको कोलेटरल मानते ही नहीं है. उसकी वजह से पूरा जो बजट का इम्पैक्ट था वो भी डाउन हो गया, और फिर से मार्केट नीचे आ गया इनके शेयर की वजह से. उन्होंने कहा कि हम इसको कोलेटरल मानते ही नहीं है, इसकी वैल्यू जीरो है. तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया. बिसाइड्स दैट, जो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स का एक एमएससीआई इंडेक्स होता है, उससे इनको बाहर कर दिया गया. 7 फरवरी से ये बाहर हो जाएंगे. सब्सटेंशियल इंडेक्स बोलते हैं इसको. तो उससे इनको कर दिया गया बाहर 7 फरवरी से. अदानी एंटरप्राइजेस विल बी आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डाउ जोन्स, जिसमें अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उससे इनको बाहर कर दिया गया है. तो बहुत तगड़ा इंपैक्ट आ रहा है गाइस.
आप देखो कि विद इन 9 डेज 10 डेज पीरियड में कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है कंपनी। तो आप मान के चलो कि कुछ ना कुछ तो देखो जरूर होगा। ऐसा तो है नहीं कि इनका अ, जो क्या कहते हैं वैल्यूएशंस थे या जो भी इनका फंडामेंटल थे वो एक दिन में खराब हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो कुछ ना कुछ तो था। और इस रिपोर्ट के आने से, और ये रिपोर्ट ये ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ नया चीज बताया, उसमें फाइंडिंग वही है, लेकिन बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको एक जगह क्लब कर दिया। बहुत दिन से इनके ऊपर एलिगेशन लग रहे थे, लेकिन आई थिंक कोई इतने एक जगह लेके नहीं आया। छोटी छोटी बातें हो रही थी बीच में, छुटपुट छुटपुट आते थे, उसको ही दबा दिया जाता था। लेकिन अब एकदम से रिपोर्ट आने के बाद काफी मेजर इम्पैक्ट है। और ना सिर्फ इनकी कंपनी पे गाइस, जहां जहां इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, एल के पास इनके शेयर्स हैं, उसमें एल ने ले रखे हैं इनके शेयर्स, उसका उस पर दबाव है। एसीसी अंबुजा सीमेंट जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है जो इन्होंने बाई की थी, इवन एनडीटीवी, एनडीटीवी का जो स्टॉक था वो भी काफी डाउन है। 344 में देख रहा था, 212 पे है। तो ऑलमोस्ट समझ लो कि मतलब कम से कम 50-60% का डाउन है इनकी हर कंपनी के अंदर। तो लेट्स सी ये रिपोर्ट है क्या। पहली बात तो समझते हैं हिंडनबर्ग क्या है, कहाँ से अचानक आ गई, और ये क्या अचानक है, या ये पुरानी कंपनी है, क्या करते हैं ये लोग, पूरा डिटेल में एक बार देखते हैं। तो है कौन ये हिंडनबर्ग आके। हिंडनबर्ग गाइस ये है फाउंडेड बाय नाथन एंडरसन, आप इसको नाथे एंडरसन भी बोल सकते हो। ही इज अ CFA CAAIA। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ना शॉर्ट सेलिंग में डील करते हैं। अगर आपको शायद शॉर्ट सेलिंग पता है, व्हाट दे डू, ये ऐसी कंपनियों पे नजर रखते हैं जो जिनके शेयर प्राइस अचानक से ऊपर आ गए हैं और जिनके फंडामेंटल उतने स्ट्रांग नहीं है, तो ये उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उन पे रिसर्च निकालते हैं, और बाद में जब इनके शेयर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो ये उसको खरीद लेते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि अभी आप उस स्टॉक को बेच दे रहे हो, ताकि आपको पता है कि फ्यूचर में इनके शेयर डाउन होने वाले हैं, तो आप बाद में सस्ते दामों पे खरीद लोगे। अगर आज कोई चीज 100 रुपए की है, आप उसको बेच दे रहे हो, आपके पास वो शेयर नहीं, आप बोलते हो हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं, हमने बेच दिया वो शेयर, तो आपको ये शेयर जब वो कीमत उसकी 30 रुपए रह जाएगी या 20 रुपए रह जाएगी, आप उसको खरीद के वापस बेच दोगे मार्केट में। तो आपने 100 रुपए की चीज बेची और आपने फिर 30 रुपए की वही चीज खरीद के वापस लौटा दी, तो आपको तो तगड़ा फायदा हो गया। तो यही करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा इन्होंने पास में क्या क्या किया हुआ है। कोई नई कंपनी नहीं है, ये रिसर्च भी इन्होंने गाइस 2 साल पूरी की है, उसके बाद ये लेके आए हैं। तो ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम जो बोल रहे हैं पूरे डिटेल के साथ, पूरे डेटा के साथ बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। राइट, तो अभी हम आएंगे धीरे धीरे इन्होंने क्या क्या पॉइंट दिए हैं। तो ये बेसिकली करते क्या है, इन पर्टिकुलर वी ऑफन लुक फॉर सिचुएशन वेयर कंपनीज मे हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, बैड एक्टर्स इन मैनेजमेंट और की सर्विस प्रोवाइडर रोल्स, undisclosed related party transactions, illegal unethical business or financial reporting practices, undisclosed regularity product और financial issues। तो ऐसी कंपनी को ढूंढते हैं और उसमें रिपोर्ट निकालते हैं और उसमें शेयर को शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। इन्होंने ये पास में भी किया हुआ है, किसके साथ किया हुआ है वो भी बताऊंगा आपको। अच्छा, ये नाम कैसे पड़ा, अगर आपको शायद और डिटेल में जाना है, ये अगर आप देख पा रहे हो, ये गाइस था प्लेन जो हाइड्रोजन से चलता था, तो इसका नाम था हिंडनबर्ग, यहां से आया इनका नाम। द हिंडनबर्ग डिजास्टर वॉज एन एयरशिप एक्सीडेंट दैट अकर्ड ऑन May 6, 1937 इन मैनचेस्टर टाउनशिप, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट में ये हुआ था। द जर्मन पैसेंजर एयरशिप हिंडनबर्ग एक्सीडेंट कॉस्ट 35 fatalities, 13 पैसेंजर एंड 22 क्रू मैन फ्रॉम द 97 पीपल ऑन द बोर्ड। तो 97 लोगों में से 35 लोग मर गए थे, और ये विद इन कुछ सेकंड में गाइस क्रैश हो गया था। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने नाम वहीं से उठाया है कि ये जो स्टॉक है, ये जो हम रिपोर्ट देंगे तो ये इसी तरह क्रैश करेगा, और सेकंड्स में, जैसे आप देख कर पा रहे हो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, विद इन 1 वीक में अदानी ग्रुप का इन्होंने पूरा क्रैश करवा दिया। तो ये उन्हीं तरह की कंपनी को ढूंढते हैं, रिसर्च निकालते हैं और उसको क्रैश करा के शॉर्ट सेलिंग करके अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये नाम आया वहां से। राइट, और लोगों को सचेत करते हैं उन कंपनियों के बारे में कि आप भैया आगे इसमें ना लगाओ कि घबला है इस कंपनी में। तो इनका पर्पज यही है बेसिकली। तो नाम इन्होंने यहां से चूज किया है, अगर आपको और थोड़ा डिटेल में जाना है तो। अब इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं एक बार, है कहां से अचानक से कहां से उठ के आ गए ये। तो हिंडनबर्ग हैज ए ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अनकवरिंग इन्वेस्टमेंट फर्म्स एंड कंपनी हुज नंबर्स डोंट एड अप। तो इनको लगता है यार ये तो मतलब दिख रहा कुछ है कुछ बैकग्राउंड में कुछ और है, लेकिन सामने कुछ और दिख रहा है। In some cases, the discovery have led to resignation by senior executive of investigation by regulators। तो इन्होंने देखो 2020 में किया था सितंबर में निकोला के फाउंडर के खिलाफ।
ट्रेवर मिल्टन के खिलाफ किया था उन्होंने, मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द कंपनीज टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू ग्रो एंड पार्टनर विद ऑटो कंपनीज। इसके शेयर भी तगड़े नीचे आए थे। 2020 के जून में इन्होंने विंस फाइनेंस पे किया था, जो डीलिस्ट हो गई बाद में नस्डैक से और इंसॉल्वेंट हो गई चाइना में इनकी रिपोर्ट के बाद। 2020 जून में ही इन्होंने जीनियस ब्रांड के बारे में किया था, $6.86 पे ट्रेड कर रहा था और वो फिर 1.50 का स्टॉक बन गया था इनकी रिपोर्ट के बाद। लगभग 20% इसकी वैल्यू रह गई, सोचो। तो 80% इन्होंने डाउन करवा दिया 2 महीने के अंदर। तो ये पहले भी बहुत कर चुके हैं और ये बहुत सारी चीजों में कर चुके हैं। ये तो मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिए हैं 2020 में जो उन्होंने किया था। इससे पहले भी दे हैव डन विद लॉट मोर कंपनीज और अच्छा खासा प्रॉफिट ये कमा चुके हैं। तो अब इन्होंने क्या रिपोर्ट निकाली है, देखते हैं एक बार। वी रिवील द फाइंडिंग ऑफ आर 2-year इन्वेस्टिगेशन प्रेजेंटिंग एविडेंस दैट द 17.8 ट्रिलियन यानी कि 218 बिलियन यूएस डॉलर इंडियन कॉन्ग्लोमरेट अदानी ग्रुप हैज engaged in brazen stock manipulation and accounting fraud scheme over the course of decades. Gautam Adani, founder and chairman of Adani Group, has amassed a net worth of roughly $120 billion, adding over $100 billion in next past 3 years. वो कह रहा है कि भैया कहाँ से उठ के आ गए 3 सालों में, किसका पैसा 100 बिलियन बढ़ जाता है अचानक से। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, इनको कौन सा वो मिल गया कि अचानक से इनका जो वैल्यू था 120 बिलियन पहुंच गया, जिसमें 100 बिलियन पिछले 3 सालों में ही ऐड हुआ है। Largely through stock prices appreciation in the group 7 key listed company which have spiked an average of 819% in that period. 800% का ग्रोथ 3 साल में। तो कह रहे हैं हो सकता है यार, अच्छा बिजनेस है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो सकता। तो इन्होंने बहुत सारे अपने वो दिए हैं पॉइंट, इन्होंने 7-8 मेजर पॉइंट दिए हैं कि भैया क्या है चीज पूरा, वो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके देखते जाओ। बहुत डिटेल में मैंने ऑब्वियसली स्टडी की है और उसके बाद ही मैं आपको ये बता रहा हूँ सारे पॉइंट्स। तो पहला ये बोल रहे हैं कि भैया ये फैमिली अफेयर है, ये तो बिजनेस फैमिली का है, फैमिली अफेयर है। इसमें एक ही बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी कंपनी। द अदानी ग्रुप इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय फैमिली मेंबर्स क्रिएटिंग ए राइप एनवायरनमेंट फॉर यूनिलेटरल एंड ओपेक फाइनेंशियल डिसीजंस। ये कह रहे भैया डिसीजन तो एक ही बंदे के हाथ में है। द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ अदानी ग्रुप इज गौतम अडानी, अ फॉर्मर स्कूल ड्रॉप आउट turned diamond and plastic trader. He is also a chairman of 6 out of Adani's 7 publicly listed entities bearing the Adani name. It also comes with high key risk men. तो ये बोल रहे हैं भैया ये तो एक बंदे के हाथ में जब इतनी सारी पावर होती है तो वो फिर एक 1 पर्सन कंपनी बन जाती है, उसमें आप खुल के अपने डिसीजन नहीं ले सकते हो। यहाँ पे तो अगर अदानी को कुछ भी हो गया, आपको अगर कुछ भी हो गया, मान लो आपको छींक भी आती है तो स्टॉक मार्केट डाउन हो जाता है, तो आप एक हाई की मैन रिस्क हो गए हो एज द सीनियर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी इन द ग्रुप कंपनीज इन हिज एब्सेंस मे प्रूव टू बी इनएडिक्वेट। कह रहे हैं ये सही बात नहीं है कि आप एक ही पर्सन के हाथ में इतनी सारी पावर दे दो। The Adani Group has been managed by family since its formation. Beyond Gautam Adani, the Adani Group's 22% leadership team features at least 8 members of the Adani family. तो कह रहे भैया मिला जुला 22 में से 8 लोग तो घर के ही हैं। तो ये सारा जो कारोबार है वो घर के लोग चला रहे हैं। तो आई थिंक ये तो कोई बहुत बड़ा एलिगेशन नहीं है, चला सकते हैं। ऐसे बहुत सारी और भी कंपनी होंगी जिसमें फैमिली के मेंबर इन्वॉल्व रहते हैं जो शुरू से करते हैं। तो ये एक इनका पॉइंट है। उसके अलावा ये जो है अदानी ग्रुप के जो एल्डर ब्रदर हैं, अदानी गौतम अदानी के जो बड़े भाई हैं विनोद, ये हैं भैया, ये कह रहे हैं कि ये पर्सन तो है ही नहीं एक्चुअली पिक्चर में, मतलब ये गायब ही है। विनोद वॉज ए ग्रुप एग्जीक्यूटिव ऑल्सो इम्प्लीकेटेड इन डायमंड एंड पावर इक्विपमेंट स्कैम्स में रह चुके हैं। While Adani now denies Vinod involvement in the group outside of being a shareholder, in reality he operates a vast empire of shell companies that funnel asset through Adani Group companies. तो इन्होंने इस पे एलिगेशन लगाया, ये कह रहे हैं कि इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, राइट इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपना इंडिपेंडेंट है, जो हमारे शेयर खरीदते होंगे हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन्होंने एक और रिपोर्ट दी है, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट एक न्यूज़पेपर है वहां से आई थी। For years, Vinod Adani has been an elusive figure. Elusive figure मतलब है ही नहीं basically. Elusive figure. Not much is known about him other than a few advertorials. Continue to be in the Middle East. He takes care of Adani Group interest in Dubai. इनके जो विनोद अदानी है इनके बारे में कहा जाता है कि अभी एक NRI की लिस्ट निकली थी जिसमें ये विनोद अदानी वाज द रिचेस्ट पर्सन, नंबर 1 पे थे NRI की लिस्ट में। इन्होंने अर्न किया गाइस 102 करोड़। तुम्हें लग रहा होगा कुछ खास बात नहीं है,
102 करोड़ पर डे के हिसाब से अर्निंग हुई है इनकी लास्ट ईयर। 102 करोड़ पर डे, लगभग 3700 करोड़ की इनकी नेटवर्थ बढ़ी है एक साल के अंदर अंदर, 3700 करोड़ के आसपास। अब समझ लो कि है ही नहीं वो बंदा और वो पैसे कमाए जा रहा है, इतना कहां से आ रहा है ये पैसा। तो एल्डर ब्रदर ऑफ ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी के बड़े भाई हैं, और ये इन्होंने इनको पॉइंट किया है कि ये इनके पास बहुत सारी शेल कंपनी है। शेल कंपनी क्या होती है? शेल कंपनी होती है जो मतलब है ही नहीं, शेल मतलब खोखला, कुछ नहीं है, ना उसका नाम है, ना उसका एड्रेस है, ना उसके एम्प्लॉय का पता है, ना उसके अकाउंट्स का पता है, बट वो कंपनी है, कहाँ है, कौन उसको ऑपरेट कर रहा है, कौन डायरेक्टर है, नो बडी नोस, वो होती है शेल कंपनीज। ठीक है, उन्होंने कंपनी बना दी और उसके थ्रू ये पैसा रोटेट कर रहे हैं। We also found other entities in Cyprus, the UAE, Singapore, and the Caribbean associated with Vinod Adani, comprising a vast empire of shells. Many of these entities later appeared in suspect transaction, other funneling as assets into और Adani Group company. तो इन्होंने यही कहा है कि ये उसको फनल कर रहे हैं, पैसे को इधर उधर रोटेट कर रहे हैं। मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ बोल क्या रहे हैं। ये देखो, ये बोल रहे हैं कि होता क्या है। देखो, विनोद अदानी स्ट्रक्चर ऑफ सस्पेक्टिव राउंड ट्रिपिंग ऑफ कैश कैसे होता है। विनोद अदानी जो इसके डायरेक्टर हैं मेनी ऑफशोर कंपनी के, ये पैसा डालते हैं अदानी की फैमिली ऑफशोर ट्रस्ट में और कंपनीज में। वहां से ये पैसा चला, देखो यहाँ पे ये चला ट्रस्ट मॉरिशस फंड में जाता है ये पैसा। यहां से इन्होंने पैसा यहां पे डाला, यहां से पैसा गया मॉरिशस के फंड्स एंड शेल एंटिटीज में। मॉरिशस के फंड्स एंड शेल कंपनी डालते हैं अदानी की ग्रुप लिस्टेड कंपनी में, और वहां से जो पैसा आ रहा है वो वापस मनी फ्रॉम अदानी लिस्टेड कंपनी, तो वापस जा रहा है ऑफशोर ट्रस्ट और कंपनीज को वापस लौटा दिया जाता है। तो ये पैसा जो देखो, पैसा कैसे बढ़ता है, प्राइस कैसे बढ़ते हैं। प्राइस बढ़ते हैं जब आपके पास सप्लाई और डिमांड, दो चीजें होती है, अगर आपको पता है। अगर मार्केट में सप्लाई होगी नहीं, है ना, और डिमांड काफी होगी, तो प्राइस बढ़ने लगेंगे, सबको चाहिए वो चीज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यही किया कि डिमांड बढ़ा दी, खुद ही खरीदने शुरू कर दिए शेयर्स। जो पैसा था अदानी फैमिली का यहां से आया, इसको इन्होंने म्यूचुअल फंड के थ्रू, मॉरिशस में जो फंड है शेल एंटिटी, इनके थ्रू खरीदना शुरू कर दिया शेयर्स। तो शेयर तो गायब हो गए, पैसे एकदम बढ़ने शूट अप शुरू हो गया। लोगों को लगा यार पैसे बढ़ रहे हैं तो हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। डिमांड इन्होंने क्रिएट कर दी बेसिकली, और सप्लाई है नहीं क्योंकि सारे शेयर तो खुद ही लेके बैठे हैं। तो अभी तुम्हें आगे वाली स्लाइड में और पता चलेगा कि इनके पास जो प्रमोटर है उनके पास खुद के पास कितने शेयर है, और जो सस्पेक्टेड कंपनी है उनके पास भी कितने शेयर हैं। तो ये चल रहा है। ये इन्होंने दिया कि भैया हमें ये घपला लग रहा है कि ये रोटेशन पैसे का इस तरह से हो रहा है, खुद ही खरीद रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं, खुद ही खरीद रहे हैं, खुद ही पैसा डाल रहे हैं, और खुद ही खरीद ले रहे हैं और बैठ जा रहे हैं उसको लेके। तो बढ़े जा रहा है, सप्लाई है ही नहीं मार्केट में, राइट। ये सब तुम पढ़ लेना, ये वही चीज है। तो ये जो अक्षय कुमार का फेस है कुछ ऐसे ही बता रहा है कि हाँ भैया कुछ तो है। तो 7 की listed companies have been their stock prices mysteriously surge over the past 3 years। अब इन्होंने दिखाया कि ये देखो जरा, अदानी एंटरप्राइजेस का जो मार्केट कैप है वो इतना है, और जो 3 सालों में स्टॉक ने गेन किया है वो किया है 1400%। गाइस, क्या ऐसा हाथ लग गया इनको कि इनका शेयर प्राइस 1400%, 14 गुना हो गया। आज पैसा डालो उसका 14 टाइम्स ले जाओ 3 सालों में। ये बढ़ गया 729%, ये बढ़ गया 21% 21 टाइम्स। अदानी टोटल गैस 900%, 300%, 98% एंड 149%। तो कह रहा भैया दिस इज अनयूजुअल, मिस्टीरियस है ये। एक साल में और 3 साल में इतना स्टॉक बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है अगर आप जेन्युइन तरीके से पैसा अर्न करते हो। तो ये इन्होंने एक और पॉइंट दिया है जो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि मार्केट कैप किस तरह से बढ़ा है। और पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट ये बोलते हैं द 7 लिस्टेड कंपनीज ऑफ अदानी ग्रुप आर 85% ओवर वैल्यूड इवन इफ यू इग्नोर आवर इन्वेस्टिगेशन एंड टेक द कंपनीज फाइनेंशियल, टेक द कंपनीज फाइनेंशियल एट फेस वैल्यू। तो ये कह रहे हैं कि भैया जो प्राइस पी रेशियो, अगर तुम्हें पता है पी रेशियो, हम श्योर सबको पता है, तो पी मल्टीपल पे जो चलती है कंपनी, तो जो इंडस्ट्री का एवरेज है अगर हम देखें वो 24 टाइम्स है। इनका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो है 815x गाइस, 815 गुना। उस हिसाब से कह रहे हैं कि अगर ये इंडस्ट्री एवरेज पे आता है तो इसकी जो स्टॉक प्राइसेस है वो 97% डाउन होनी चाहिए कायदे से। अगर हम इसको अपने सही उस पे ले आए
इंडस्ट्री एवरेज पे लिया है तो ये लगभग 97% डाउन होना चाहिए। अदानी पावर ठीक ठाक है, 24x है, ये 29x है, चलता है इतना। टोटल गैस 20 टाइम्स होना चाहिए, 831 गुना है इनका पी रेशियो गाइस। पी रेशियो देख रहे हो, ये भी 97% डाउन, ये 92% डाउन, ये 97% डाउन, ये 67, ये 93। तो वो कह रहे हैं कि भैया 85% मोटा मोटा ओवर वैल्यूड है। तो यही हो रहा है, 50% तो डाउन हो चुके हैं। जो मार्केट कैप है वो तुम देख रहे हो कि 50% तो डाउन है। तो कुछ दिनों में हो सकता है, अगर ये इन्होंने आंसर नहीं किए इनके, तो हो सकता है ये जो इनका डाउट था वो पूरा हो जाए, 85% डाउन होके वो अपने सही वैल्यूएशन पे आ जाए, पॉसिबल है। तो आप खुद ही देख पा रहे हो कि पी का मल्टीपल इतना नहीं होता है, इंडस्ट्री एवरेज से बहुत ज्यादा। तो यही हुआ है कि प्राइस धड़ाम 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 गिर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। एक और चीज होती है गाइज, नेट डेप्ट और एबिटा। तो होता क्या है बेसिकली कि हम जो डेट लेते हैं, डेट हम तभी लौटा पाएंगे यार जब अर्निंग होगी, है ना, प्रॉफिट होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिबेंचर्स, असेट्स, डेप्रिसिएशन एसेट्स। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि भैया नेट डेप्ट जो है तुम्हारा वो ज्यादा है और तुम्हारी अर्निंग उतनी है नहीं, तुमने कर्जा बहुत ले रखा है, अर्निंग तुम्हारी है नहीं। तो यहाँ पे जो रेशियो दिए दे रहे हैं वो है 0.5 का, मतलब तुमने डेट ले रखा है डबल और अर्निंग है तुम्हारी आधी। तो ग्रीन एनर्जी का नेट डेट ओवर एबिटा है 12 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज है 6 गुना, लगभग आधा। मतलब जितनी तुम्हारी मान लो 100 रुपए की तुम्हारी अर्निंग है और तुमने 200 रुपए का डेट ले रखा है, या 50 रुपए का डेट ले रखा है। 0.5 का अगर रेशियो दे रहे हैं तो 50 रुपए का डेट ले रहा है, जो बहुत ज्यादा है। 100 रुपए की अर्निंग, 50 रुपए का डेट लेके बैठे हो तुम उसमें से, तो 50 तो वापिस ही कर दोगे, बचेगा क्या तुम्हारे पास। इनका जो फ्री कैश फ्लो है गाइज वो माइनस में है, -1,46,850। ये सिर्फ पॉजिटिव है और एक ये पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी इनके सारे कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव। तो कैश फ्लो का मतलब ये है कि जो हमारे पास आएगा वो वापस हो जाएगा, कैश फ्लो है ही नहीं, आएगा और डेप्ट में ही चला जाएगा। तो फ्रॉम ए सॉल्वेंसी पर्सपेक्टिव, multiple listed entities in the group are highly leveraged relative to industry average. 4 out of 7 entities have negative free cash flow, indicating that the situation is worsening. A company's current ratio is measured of liquid asset less near-term liability. Liquid assets less near-term liability. 5 companies in the group, all but Adani Port and Adani Wilmar, have current ratio below 1. तो ये दिक्कत की बात है कि अगर हम करंट रेशियो हो गया तुम्हारा, असेट्स कम है और लाइबिलिटी ज्यादा है, नियर टर्म है, तो जितना पैसा आने वाला है जितना पैसा जाने वाला है उसका रेशियो अगर हमारा 1 से कम होता है, इसका मतलब दिक्कत है, पैसा कम आ रहा है, जाना ज्यादा है। तो ये देखो, ये सारे के सारे नेगेटिव दिख रहे हैं, ये बस ऐसा है कि पैसा आएगा ज्यादा और जाएगा कम, ये 1.2 और ये 1.5। तो अदानी विल्मर और अदानी पोर्ट को अगर हम छोड़ दें, बाकी सब नेगेटिव में। तो ये भी एक चिंता की बात है कि कैश फ्लो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, आएगा कम, चला जाएगा ज्यादा। करंट रेशियो बिलो 1 सजेस्टिंग है हाइटेंड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिस्क। तो इनके ऊपर लिक्विडिटी रिस्क काफी हो जाता है अगर आपका 1 से कम है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये तुम समझ पा रहे हो, इतनी चीजें हैं और मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि ये खुद से पढ़ना तुम्हारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। तो ये आपको आई थिंक आइडिया लग रहा होगा कि हो क्या रहा है, क्यों ये हल्ला मचा हुआ है, क्या क्या इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। अगला वो पॉइंट बोलते हैं, पोर्शन ऑफ प्रमोटर इक्विटी इन अदानी ग्रुप लिस्टेड एंटिटीज प्लेज्ड। प्लेज्ड का मतलब होता है गिरवी रखे हुए हैं। प्लेज्ड फॉर लोन्स इफेक्टिवली लिवरेजिंग द ग्रुप टू हिट। तो ये कह रहे हैं कि इनके पास, अदानी ग्रुप एनर्जी के पास 60% तो प्रमोटर के पास ही है, उसमें से 4.36% इन्होंने गिरवी रखे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 में से 4.36 प्रमोटर के शेयर गिरवी है, चलता है इतना तो। लेकिन अदानी पावर के 75% में से 25% शेयर, 1/3 गिरवी पड़े, तो भी कहना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है क्या है वो मैं बताता हूं। मान लो इन्होंने अपने शेयर को गिरवी रख दिया, 150 करोड़ का इन्होंने लोन उठाया, और जिस समय इन्होंने लोन उठाया उस समय इनकी वैल्यू थी लेट से 200 करोड़। तो ठीक है भैया, 200 करोड़ की वैल्यू पे 150 करोड़ का लोन लेना क्या दिक्कत है। लेकिन हुआ क्या, अब ये तो कह रहे हैं कि ये जो 200 करोड़ की वैल्यूएशन है यही गड़बड़ है। तो ये 200 करोड़ की वैल्यूएशन ये कह रही है तो 20 करोड़ होनी चाहिए कायदे से। तो अगर तुमने लोन लिया हुआ है 150 करोड़ का, तुम्हारी जो एक्चुअल वैल्यूएशन है वो 20 करोड़ होनी चाहिए, या 80% डाउन होके 40 करोड़ होनी चाहिए। तो यार ये बताओ
फिर तो लॉस में आ जाएंगी ना बैंक। अभी जो सोच रहे हैं कि 200 करोड़ की वैल्यूएशन पे हम 150 करोड़ का लोन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उनकी वैल्यूएशन 40 करोड़ रह जाएगी या 20 करोड़ रह जाएगी, फिर तो बैंक हिट हो जाएंगी। और अगर बैंक हिट हो गई तो पूरी इकोनॉमी हिट हो जाएगी, सभी आएंगे पिक्चर में। तो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो इन्होंने 25% प्लेज किए हुए हैं अपने शेयर, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और इनकी जो वैल्यूएशन है वो गलत है। जो इन्होंने वैल्यूएशन दी हुई है कंपनी की, वो ही गलत है। 17% का इन्होंने दिया हुआ है, प्लेज किया हुआ है 17%। तो जब इनकी वैल्यूएशन कम होगी तो लौटा ही नहीं पाएंगे, और जब लौटा नहीं पाएंगे डेट, तो बैंक आएंगी उसमें, रिस्क में। तो अगर हम एसीसी, अदानी, विल्मार को छोड़ दें, बाकी सब ने अपने शेयर प्लेज किए हुए हैं। तो ये भी इनका एक डाउट है कि प्लेज करे हुए हैं लेकिन इनकी वैल्यूएशन ठीक नहीं। अगला डाउट है इनका, 4 ऑफ अदानी लिस्टेड कंपनी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ इंडियाज डी लिस्टिंग थ्रेशोल्ड। डी लिस्टिंग का मतलब होता है, जब भी आप स्टॉक मार्केट में जाते हो, तो जो प्रमोटर होते हैं उनके पास 75% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप 75% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है आपकी प्रमोटर के पास, तो उनको डीलिस्ट कर दिया जाता है, राइट। अब इन्होंने क्या दिखाया है कि प्रमोटर ग्रुप के पास बिल्कुल इन्होंने उतने उतने शेयर रखे हैं जितने जरूरी हैं, 75 से नीचे दिखाए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, अदानी ट्रांसमिशन है 74, अदानी एंटरप्राइजेस 72%, पावर में 74। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो सस्पेक्ट होल्डर हैं, ये जो सस्पेक्ट होल्डर हमने दिखाए थे पीछे, ये लेके बैठे हैं 10% शेयर, 3% शेयर, 5.98% और 4.34%। अगर 1% भी डाउट आ गया, अगर इसमें से 1% भी डाउटफुल मिल गए सेबी वेबी को, जो अगर ये पकड़े गए, तो ये डीलिस्ट हो जाएंगे। इसमें 9.46% ये कह रहे हैं कि ये सस्पेक्ट है। अगर 9.746 एक्स्ट्रा है, अगर इसमें से एक भी परसेंट एक्स्ट्रा हो गया, 75% के ऊपर आ जाएंगे और ये डीलिस्ट हो जाएंगे स्टॉक मार्केट से, राइट। तो इनके फ्यूचर और उसमें आप डील ही नहीं कर पाओगे, फिर ये कैश के स्टॉक हो जाएंगे। इसमें भी अगर 2-3% और आ गया ऊपर, तो ये बाहर सेम। यहाँ पे ये तो बिल्कुल ही, इन्होंने पावर में तो 74.97% रखा हुआ है। बिसाइड्स दैट, ये जो सस्पेक्ट आप देख रहे हो, सस्पेक्ट होल्डर ये हैं जिनके पास असेट्स हैं। अच्छा, देखो, अब ये क्यों बोल रहे हैं ये सस्पेक्ट है। आप जब भी म्यूचुअल फंड कंपनी बनाते हो, म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है? म्यूचुअल फंड का काम होता है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, राइट। अपने पैसे को डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में लगाना। अब ये क्या बोल रहे हैं, क्यों सस्पेक्ट है? ये जो इतने इन्वेस्टमेंट फंड दिख रहे हैं आपको, ये क्रेस्टा फंड, एलटीसी फंड, इन्होंने क्या किया है, ये मॉरिशस में है सारी कंपनी, इनके असेट्स इतने हैं, और इनके 99.4% इन्होंने खरीदे हुए हैं अदानी कंपनी के शेयर। अब ये बताओ कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जो एक ही कंपनी के शेयर खरीद के बैठेगा? 89.5% शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं क्रेस्टा ने अदानी के, इसने 97.9, इसने पूरे 100%, 98.8। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सस्पेक्ट होल्डर है, ये अगर पकड़े गए तो ये हो जाएंगे डीलिस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा इनका कंसर्न है कि ये जो मॉरिशस से इनको पैसा रोट हो रहा है, जैसे हमने शुरू में बताया था, ये सारी जो कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सारी फर्जी हैं, और ये यही पैसा इनको प्रोवाइड कर रहे हैं जो इनके शेयर लेके बैठ गए, बेच भी नहीं रहे मार्केट में, सप्लाई दिखाई नहीं रहे, और दिखा रहे हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ये लेके बैठ जा रहे हैं। पूरा 100% इनके पास पैसा पड़ा है। अगला देखो, अगला इन्होंने क्या बोला कि जो सीएफओ होता है, देखो सीईओ के बाद जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है किसी भी कंपनी में, वो सीएफओ होता है। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसके पास सारी रिपोर्ट होती है। वो कह रहे हैं कि भैया इनके जो सीएफओ हैं, किसी भी बड़ी कंपनी के सीएफओ कहाँ चेंज होते हैं, 30 साल 40 साल तक काम करते हैं। जो शुरू से सीएफओ आता है वो लगा रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कंपनी के बारे में। इनके सीएफओ, एग्जीक्यूटिव टर्नओवर इन सीएफओ रोल, अदानी एंटरप्राइजेस अकेले के ही 5 सीएफओ बदल चुके हैं 8 साल में। तो जैसी सीएफओ को गड़बड़ी नजर आती है, वो निकल लेता है। 8 साल में 5 सीएफओ चेंज हो चुके हैं। इनफैक्ट ऑल द अदानी लिस्टेड कंपनी हैव स्ट्रगल टू रिटेन सीएफओस विद एक्सटेंसिव टर्नओवर अक्रॉस द ग्रुप। तो 5 सीएफओ 8 साल में बदले हैं, इन्होंने 3 सीएफओ बदले 5 साल में, 3 सीएफओ, 3 सीएफओ, 2 सीएफओ, एंड इन्होंने भी बदले हैं सीएफओस, अदानी ट्रांसमिशन में भी बदले। तो ये कह रहे हैं ये कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि सीएफओ, अगर सीएफओ को कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अकाउंट्स में और फाइनेंस में, तो डेफिनेटली देयर इज सम काइंड ऑफ स्पेकुलेशन और सम काइंड ऑफ घपला इन द कंपनी। दे हैव रेड फ्लैग्ड इट। दूसरी चीज उन्होंने जो रेड फ्लैग 2 की है, वो की है ऑडिटर्स। ना, ऑडिटर यार, इतनी बड़ी कंपनी को ऑडिट करने के लिए आप बड़ी कंपनी को ही हायर करोगे ना। अगर आपके पास इतना बड़ा आपका एम्पायर है, इतनी बड़ी बड़ी मार्केट वैल्यूएशन है, उसको ऑडिट करने के लिए उन्होंने क्या किया है,
Adani Enterprises, Adani Total Gas is a tiny firm that reported having only 4 partner and 11 total employee. Audit partner who signed off on company's financial are 28 years old. They were 23 and 24 years old when they started approving financials for the now US $100 billion combined market cap company. तो भैया जो ऑडिटर होते हैं वो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं. अब इसकी आप देखो जरा एज 28 जो साइन किए थे उस समय 23-24 साल के थे. तो बिल्कुल फ्रेशर पास आउट होके ऐसे बंदों को दी हुई है. 4 पार्टनर दिए हुए हैं और उसमें टोटल 11 एम्प्लॉय. अगर मैं इनका ऑफिस दिखाऊं इन ऑडिट कंपनी का तो ये ऑफिस है. ये है शाह धांधरिया ऑपरेट आउट ऑफ ए स्मॉल ऑफिस. ये कंपनी है जिसमें सिर्फ 32,000 का रेंट है, मंथली रेंट. छोटा सा ऑफिस लेके बैठे हैं और इतनी बड़ी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं. तो ये भी इन्होंने एक रेड फ्लैग दिया है कि ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है कि आप इतनी बड़ी मार्केट जिनकी कैप है उस कंपनी को छोटी छोटी कंपनियां ऑडिट कर रही है. तो ये आपके कंट्रोल में बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं. तो ये थी गाइस पूरी की पूरी डिटेल रिपोर्ट. इसमें और बहुत पॉइंट हैं लेकिन जितने भी रिलेवेंट पॉइंट हैं मेन वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं. तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद कोई और डाउट रहना चाहिए या आपसे जितना रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आई एम श्योर इंटरव्यू में और वेट में यू कैन आंसर इट वेरी वेल. नाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि भैया ये पॉइंट है. आप 5 नहीं आप 10 पॉइंट गिना दोगे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली शेयर इट एंड लाइक इट और कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपको और कोई वीडियो मेरी तरफ से चाहिए तो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.